डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कशन अभी तक क्लास में कवर किया उसमें टॉर्क और टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल का डिस्कशन भी कवर किया। हम लोग एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस का क्लास में डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग सिंपली इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं बेटा यहाँ पर, तो बड़ा स्ट्रेट सा डिस्कशन आता है। इक्विलिब्रियम आपने लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया था। लॉज ऑफ मोशन में क्या था कि भाई आप स्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स को देखते थे और अगर कोई बॉडी स्टेशनरी होती थी तो आप उसके लिए बोल देते थे कि भाई उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, नॉन एक्सेलेटेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और जब ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया और आपने इसको ऐसे एक रोप यहाँ पे दी, एक रोप इस तरीके से रखी और ये इस तरीके से आपने अटैच करके रखा हुआ, इसका कुछ वेट है और अननोन्स के नाम पे आपको क्लियर है से इस रस्सी का टेंशन, इस रस्सी का टेंशन और इस बॉडी का वेट अगर आपको दिया गया तो सिंपल आप एक ही बात बोलते थे, सर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये बॉडी नॉन एक्सेलेटेड है तो डायरेक्शन वाइज ये एक्स में भी नॉन एक्सेलेटेड होगी, नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और वाई में भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो पहली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की आती है वो स्ट्रेट है कि भाई नेट फोर्सेस जितनी भी डायरेक्शंस आपको लगती हैं पॉसिबल, जो कि हो सकता है एक्स हो, वाई हो और हो सकता है जेड, तो नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी ज़ीरो। अब बात आती है कि यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा था जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो हुआ। सपोज करिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, इसको आपने फर्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा। सेकंड बच्चे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन चेंज करूँ, यहाँ पर आप एक वेइंग मशीन लीजिए, है ना। वेइंग मशीन सिंपल तराजू जो होता है ना। अभी तराजू ले लीजिए, आपने कुछ इस तरीके से लिया और तराजू थोड़ा सा फॉल्टी है। फॉल्टी क्या हुआ कि एक साइड उसने क्या किया, जो लेंथ ली L1 और दूसरी साइड जो आर्म था थोड़ा सा लेंथ L2, इस तराजू में आपने कुछ जो पड़ रहा था इसमें आपने W1 वेट रखा, यहाँ पे आपने W2 वेट रखा और आपको क्लियर है कि सर इस पर गड़बड़ है मामला और सर श्योर है कि सर ये अगर ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं पूरी बॉडी के बारे में बात करूं तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अगर फोर्सेस को मैं शो करूं, ये जो आपने आर्म लिया है उसमें एक तो यहाँ पे पाइवट पे जहाँ फिक्स किया वहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा, इन दोनों बॉडीज़ का वेट आ रहा होगा। ऑब्वियसली पाइवट के पावर फोर्स को अगर मैं H लिख दूँ, हिंज जॉइंट का फोर्स, तो वो W1 और W2 से बैलेंस होगा और बात ऐसे आएगी कि भाई नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो होना चाहिए। एक्स में तो फोर्स है ही नहीं। क्या आपको कुछ लग रहा है कुछ और भी चीज़ है जो यहाँ पे है? अगर सोचो पड़ले में यहाँ थोड़ा सा वेट ज़्यादा रख दो तो ये घूम जाएगा। तो जो रोटेशनल और ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है ना फोर्स का, वो क्या होता है? टॉर्क। तो अब आप ये चाहोगे कि सर ये बॉडी घूमे ना, तो जैसे पहले एक्सलेटेड नहीं थी वैसा अब एंगुलर एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, तो सर अब आपका टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। टॉर्क कैसे ज़ीरो होगा? तो एक क्लैरिटी है, ये W1 का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ गया है ना, ये दिख रहा है, ये W2 का लाइन ऑफ एक्शन, और आपको यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, हिंज जॉइंट। तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ज़ीरो होना चाहिए। टॉर्क कौन कौन देगा? W1 L1 देगा, W2 L2 देगा। दोनों के साइन में अगर देखना चाहें तो W1 की टेंडेंसी एक्स पॉइंट फिक्स पॉइंट के अबाउट कैसी होगी? सोचो, ये वेट को ऐसे अप्लाई करो, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अगर मैं नेगेटिव मान लूँ, जो कि मुझे मानना चाहिए, और W1 पॉजिटिव, तो नेट टॉर्क ज़ीरो, तो W1 L1 इक्वल टू W2 L2। तो जब आप बाज़ार में एक अच्छा तराजू देखते हैं जिसको बोलते हैं सर फॉल्टी नहीं है, सही है, सर दोनों पड़लों में भार समान होता है, एक जैसा होता है क्या? हाँ सर, तभी होगा जब दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो बोला सर आपने यहाँ पे 250 ग्राम वेजिटेबल रखी और 250 ग्राम से ही बैलेंस हो रहा है, ये तभी सही होगा जब आपके L1 L2 सेम होंगे। पता लगा सर आपका यहाँ पे 250 ग्राम है और आपकी लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका कम से ही काम चल जाएगा। तो बेसिकली बैलेंस क्या होते हैं? फोर्सेस नहीं, बैलेंस क्या होते हैं आपके यहाँ पर? वेट। पर लेंथ जब सेम हो, अगर लेंथ सेम होगी तो W1 और W2 सेम होगा। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है। तो फॉर ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर कोई एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए।
तो आप कहोगे सर अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एक बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो, आपने कहा ठीक है सर बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो, तो ऑब्वियसली जब आप डिस्कशंस करोगे तो एक प्लेन में चल रहा होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लिया है ना, इस पे बच्चे आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे मान लेते हैं एक जीसी प्लैंक जैसे, इसके ऊपर आपने एक लोड रख दिया, इसका अपना भी कुछ लोड था और ये सबको पता है कि अगर फ्री कर देंगे तो गिर जाएगा, तो उसको आपने यहाँ पर एक सपोर्ट दे दिया। क्लियर? तो आपको क्लैरिटी है कि ये बॉडी का मोशन किस प्लेन में हो सकता है, एक्स वाई में। तो भाई नेट फोर्स आपका एक्स और वाई है ना, ये दो प्लेन जो दो एक्सेस आपके बॉडी के प्लेन में चल रहे हैं वो ज़ीरो होना चाहिए। नेट फोर्स ज़ीरो है तो सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा वाई, अगर बॉडी का नॉन एक्सलेशन है तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स और नेट फोर्स अलॉन्ग वाई दोनों ही ज़ीरो होना चाहिए, है ना, अलॉन्ग ईच एक्सेस ऑफ द मोशन। ऐसा नहीं कि केवल एक्स में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे बात यह है कि अगर मैं इस रस्सी को कट कर दूं तो बॉडी घूम जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस बॉडी के डायग्राम को बनाऊं तो टी आ रहा होगा, ये जो आपका बॉडी है आपने छोटा सा वेट रखा है उसका वेट आ रहा होगा, ये जो पूरा प्लैंक है पूरा सिस्टम है उसका अपना एक वेट होगा, और हिंज जॉइंट का एक फोर्स होगा जिसको आपने वी से लिख दिया। तो अगर ये टी आप यहाँ पे इसको कट करो तो जैसे कट करोगे घूम जाएगा, तो इसको मतलब बैलेंस तो दिया। अब सेकेंड कंडीशन जो आती है वो क्या हुई कि सर घूमना नहीं चाहिए। सेकेंड कंडीशन इसलिए नेसेसरी है कि भाई आप रोक लिया आपने, फोर्स ज़ीरो कर दिया, पर अगर मान लीजिए आपका टॉर्क आ गया तो बॉडी टर्न कर सकती है ना। तो आप एक बात और बोलेंगे, नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए तो अब दो पॉइंट आते हैं सर, नेट टॉर्क से किस पॉइंट के अबाउट। तो आपका ऑप्शन है, अगर जैसे यहाँ पे आपको बॉडी दिख रही है हिंज जॉइंट के अबाउट टॉर्क, या फिर आपको यहाँ पे बैलेंस में इस पॉइंट के अबाउट है ना, तो आप कोशिश करिए जो टॉर्क फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट ज़ीरो करिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास आपको चॉइस नहीं मिल रही है, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा है, नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं मिल रहा है ना, तो आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ रहा है तो जिस पॉइंट से मैक्सिमम अननोन पास कर रहे हो उसके बाद टॉर्क ज़ीरो कर दीजिए। तो आपके पास फ्रीडम होती है टॉक अबाउट एनी पॉइंट इज ज़ीरो। और एक सिंपल सी थ्योरम है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो टॉर्क आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस होगा। आप किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क आपका सेम ही आएगा। हाँ, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका पहली कंडीशन कि नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, दूसरी कंडीशन नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट। पहली कोशिश करिए हिंज पॉइंट मिल जाए, अगर हिंज पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद टॉर्क को ज़ीरो करिए, और अगर आपको हिंज पॉइंट नहीं मिलता, आपको चॉइस नहीं क्लियर है, तो आप जिस पॉइंट से मैक्सिमम अननोन पास करें उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो करिए। ऑब्वियसली सबको क्लैरिटी टॉर्क एक्स एक्सेस के अबाउट है, मतलब एक्सेस के अबाउट है। अब आपको क्लैरिटी है अगर ये मेरा एक्स है ये वाई है तो टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट ज़ीरो होना चाहिए, और टेक्निकली जब बॉडी घूमेगी तो जेड प्लेन में घूमेगी तो टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस ज़ीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्स और वाई में घूमने की उसके पास फ्रीडम नहीं है, तो जैसा हमें फीलिंग है उस हिसाब से तीन इक्वेशन तो हमारी एक बॉडी से बन सकती हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा डिस्कशन दूँ, जैसे एक मैंने सीसॉ डिज़ाइन किया है ना, सीसॉ सबने देखा होगा। तो सीसॉ में क्या किया बेटा, आपने यहाँ पर इस तरीके से एक पार्ट बनाया और इस पार्ट में कुछ ऐसा रखा कि ये L1 है और ये L2 है। इस सीट पे आपने कह दिया जो बच्चा हल्का है छोटा है वो बैठेगा, और ये जो सीट है इस पे जो मोटा है थोड़ा सा भारी भरकम है वो बैठेगा। तो सर क्या ये सीसॉ इक्विलिब्रियम में रह सकता है? सीसॉ नो डाउट इक्विलिब्रियम में रह सकता है। कैसे? W1 और W2 जो वेट्स होंगे वो यहाँ पे लगने वाले वर्टिकल फोर्स से बैलेंस हो। तो एक तो वर्टिकल फोर्स को पूछेगा तो बिना सोचे समझे आप W1 + W2 लिख सकते हैं। दूसरी बात जो कंडीशन है भाई कि जो भारी बच्चा है वो पास बैठे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने जो बात बोली उस चीज़ को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपको टॉर्क सेम करना है तो जो लाइट बॉडी होगी उसको थोड़ा सा दूर बैठना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो लाइट बॉडी वाले को थोड़ा दूर बैठना है, जिससे वो W2 L2 से जितना टॉर्क प्रोड्यूस करे वो W1 L1 जो हैवी है पर उसकी डिस्टेंस कम है उससे बैलेंस हो जाए। तो ये डिस्कशन हमारे पास आता है किसका, जिसमें हमें बॉडी इक्विलिब्रियम में मिलेगी, और इक्विलिब्रियम वाली बॉडी पे हम दो इक्वेशन बना पाएंगे, एक फोर्स की और एक टॉर्क की।
सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ आई ज़ीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दूँ यहाँ पर, बड़ा बेसिक सा है डिस्कशन। आपने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लिया, ओके। इस सपोर्ट के ऊपर आपने एक रॉड रखी, है ना। ये रॉड बेटा आपने ऐसे बना दिया यहाँ पर। ये रॉड दो सपोर्ट पे है इस तरीके से, बिल्कुल बैलेंस, ओके। इस रॉड का अपना वेट बेटा कितना था, इसका मास m1 मान लिया। इसके सेंटर से आपने एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा वेट रख दिया एक्सटर्नल, जिसका मास m2, ऑब्वियसली वेट m2g आएगा। इस रॉड की लेंथ बच्चे आपने l एज्यूम करी। अब आपको क्लैरिटी है कि ये जो दो सपोर्ट्स थे इनमें सिमेट्री नहीं रह गई है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2, ओके, क्लियर। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो देखा जाए क्या डिस्कशन आएगा। तो ये जो आपने बॉडी आपने बनाई है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम जो हम पहले बनाते थे तो हम बॉडी को पॉइंट की तरह शो करते थे। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं कि फोर्स के इक्विलिब्रियम में फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप डायरेक्शन पे चलेंगे। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n1। ऐसी फीलिंग है कि ये थोड़ा शिफ्ट किया है तो इधर लोड ज़्यादा हो गया होगा, तो मेरी फीलिंग के अकॉर्डिंग मैंने शो कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू n2 आ रही है और थोड़ा सा ज़्यादा है। एक इस रॉड एक इस रॉड का अपना वेट, इसका मास m1, तो वेट m1g। और ये जो दूसरी बॉडी रखी है बच्चे, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा यहाँ पे एक m2g से बैलेंस होगा। कुल मिला के इनका इंटरेक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू, पर नॉर्मल रिएक्शन होगा m2g के, क्लियर। तो ये आपका एक वर्टिकल फोर्स m2g और आ गया, जो कि सेंटर से एक्सिस पर है। अब अगर क्वेश्चन में बात की जाए बच्चे, तो अब सिंपल साफ पहली बात तो बोलोगे सर सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी का प्लेन ये एक्स और वाई प्लेन लिया आपने। अब ये अनलकीली ये क्वेश्चन हमारे लिए किसी काम में आए ही नहीं, है ना। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं और नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो जो फोर्सेस ज़ीरो होंगे तो n1 प्लस n2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m1g प्लस m2g। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल वेट, जो कि ऑब्वियस है। अच्छा, अब जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आती है, जो मुझे लगता है जो मेरे डिस्कशंस में नहीं आई है पिछले चैप्टर से कंपेरिजन, नेट टॉर्क। अब ये किस पॉइंट के बाद टर्न करेगा, तो ये हिंज नहीं हो सकता है यहाँ पे भार ज़्यादा होने की वजह से पटरा ऐसे टर्न कर जाए, है ना, या हो सकता है इधर से ऐसे टर्न कर जाए। तो ये टर्न कैसे करेगा ये तो मुझे क्लैरिटी नहीं है भाई, देखो यहाँ पर, है ना। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो मैंने क्या बोला, यू हैव फ्रीडम टू चूज़ अ पॉइंट। तो आपने कहा सर मुझे लगता है कि इस पॉइंट के अबाउट मैं अगर मैं इसको ए रखूँ तो टॉर्क के अबाउट ए ज़ीरो कर सकता हूँ। तो एक इक्वेशन और आएगी जो मुझे बताएगी बॉडी नहीं घूम सकती, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क अबाउट ए ज़ीरो किया। अब टॉर्क अबाउट ए ज़ीरो होने में आप सबको क्लैरिटी है, m1g की डिस्टेंस l/2, m2g की डिस्टेंस l/2 प्लस एक्स, और n2 की डिस्टेंस n2 इंटू एल। तो जो टॉर्क आएंगे वो मैं एक बार आपको लिख के दिखा दूँ, m1g इंटू l/2, बड़े सादे सादे से टॉर्क हैं, m2g इंटू l/2 प्लस एक्स और n2 इंटू एल, और नेट सम ज़ीरो होना चाहिए। मैंने आपसे पिछले डिस्कशन में बात छेड़ी हुई है कि भाई देखिए एक सीधी सी बात है कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ना। टॉर्क ए के अबाउट जो जेड एक्सिस है उसके बॉडी घूम सकती थी, वो मेरे को ज़ीरो करना है। पर टॉर्क हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर इस एक्सिस को आप सोचो तो इस एक्सिस के अबाउट आपका m1g कैसा टॉर्क देगा सर, क्लॉकवाइज, m2g क्लॉकवाइज और n2 क्लॉकवाइज। तो मैं A2 को प्लस ले लेता हूँ और इसको माइनस ले लेता हूँ, तो इससे मुझे n2 की वैल्यू बच्चे मिलेगी। तो n2 इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g l/2 m2g इंटू l/2 प्लस एक्स। तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास सेकेंड राइट साइड में जो पॉइंट था उसके अबाउट कितना होगा, m1g/2 m2g/2 प्लस m2gx/l। तो आप नॉर्मल रिएक्शन देखिए तो बड़ा बढ़िया सा आंसर आया। टोटल वेट m1 प्लस m2g/2 का 50% बंटवारा होता, पर इसको ज़्यादा मिला है क्योंकि आपने m2 रखा है ना, और थोड़ी डिस्टेंस पर रखा है। ऑब्वियसली
ये टर्म जो है मेरे पास ज़ीरो हो सकता था, या तो मैं एक्स्ट्रा वेट ना रखता, या फिर एक्स्ट्रा वेट रखता भी तो सेंटर पे रख देता, क्योंकि एक्स की वैल्यू ज़ीरो होते ही आपके N1 N2 एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, है ना। तो N2 इक्वल टू दिस, और अगर आपसे कोई N1 पूछे तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो M1 प्लस M2G/2 माइनस M2GX/L। से कैसे, क्योंकि दोनों का सम बेटा टोटल M1 प्लस M2G रखना है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आपका कैंसिल हो गया। ओके, और N1 N2 में फ़र्क क्या लेतना है, ये इधर आ गया, x की वैल्यू प्लस है तो N2 ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू इधर रखोगे तो N1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कोई नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो सकता था क्या, यस सर, N1 कैन बी ज़ीरो, हो सकता था N1 ज़ीरो हो जाए। आप खुद फील करके देखो, अगर आप ऐसे यहाँ पे रखोगे, लोड बढ़ाते जाओगे, तो अगर ऐसे यहाँ पे लोड बढ़ा रहे हो तो हो सकता है ये बॉडी टॉपल कर जाए, टॉपल 0.2 के अबाउट करेगी, है ना। और कब टॉपल करेगी, जब N1 की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो क्या N1 ज़ीरो हो सकता है, हाँ सर N1 ज़ीरो हो सकता था, अगर मैं M1 कुछ ऐसा गणित लगाता है यहाँ पर, M1 प्लस M2 इंटू G/2 की वैल्यू M2GX/L के इक्वल होती, जी कैंसिल हो जाता, और x की वैल्यू कितनी आती है, M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2 इंटू L डिवाइड बाई M2। क्लियर, देन तो ये वैल्यू पे रखता तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली ज़ीरो होता। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप नॉर्मल सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई ज़ीरो, और नेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको ज़ीरो करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, आपने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट देते ही एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई हमें चॉइस अब मिल चुकी है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो करना है, या आपने एक रॉड रखी बच्चे यहाँ पर, है ना। अब इस रॉड में क्या किया बेटा, आपने यहाँ पे एक रोप से इसे हैंग कर रखा था, है ना। इसको आपने इस एंड पे रोप से हैंग किया हुआ है। क्लियर, इस रॉड का अपना मास बच्चे मैं 6 kg मान लेता हूँ, है ना। इस रॉड की लेंथ बच्चे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर जैसी मान ली, और एक वेट बेटा मैंने M2 और रखा है 4 kg का, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर सर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये M2 है। ओके, तो अब एग्ज़ाम में आपसे डिस्कशन में पूछा गया था कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रॉड यूनिफॉर्म है, और तो जो फोर्सेस हैं वो बताइए जो आपको नहीं क्लियर है। एक तो टेंशन इन रोप पे नहीं आपको कोई आइडिया है कितना है, और ये जो फोर्स एट हिंज जॉइंट है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ना, तो अगर मैं इस रॉड की जिसकी बात आप कर रहे हैं इसके डायग्राम को अगर यहाँ पे देखूँ तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, क्लियर है सबको। एक टेंशन आ रहा होगा इस एंड पे टी अपवर्ड, एक इस बॉडी का वेट आ रहा होगा डाउनवर्ड, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म बोली गई है तो हम इसका वेट सेंटर पे 60, सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे आपका एक वेट 40 का आ रहा होगा, और एक आपका हिंज जॉइंट का फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। सर आपको कैसे क्लियर वर्टिकल डायरेक्शन में, ऑब्वियसली एक ऑप्शन और हो सकता था कि इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हो, पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है नहीं इसके अलावा तो वो फोर्स नहीं होगा। ओके, तो आपके पास फोर्स के वर्टिकल डायरेक्शन में यू हैव टू अननोन्स, फर्स्ट सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वर्टिकल फोर्स और टेंशन जो आपको नहीं पता, दोनों वेट्स को बैलेंस करेंगे 100। क्लियर, और सेकेंड अगर मैं पूछूँ तो नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। इस पर आपको थोड़ा सा एक हेल्प है, आप टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक, तो कई बार बच्चों के मन में बात आती है ऐसा क्या है टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट ज़ीरो करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जिसका नाम श्याम रख दिया, एक स्टूडेंट जिसका नाम राम रख दिया। अब श्याम कहता है मैं टॉर्क अबाउट हिंज जॉइंट ज़ीरो करके सॉल्व करूँगा, राम कहता है कि भाई पहले तो आपने टॉर्क अबाउट सेंटर ज़ीरो किया था, मैं तो सेंटर के अबाउट सॉल्व करूँगा। दोनों के रास्ते वहाँ से अलग अलग हो गए, है ना। जो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं तो देखा जाए पहले की सोल्यूशन क्या निकलेगा, टॉर्क अबाउट हिंज जॉइंट अगर ज़ीरो करोगे तो श्योर है हिंज जॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो करने से आपके पास ये सेंटर आ गया, ये हिंज जॉइंट आ गया, तो टॉर्क अबाउट एच ऑब्वियसली वी नहीं देगा क्योंकि वी उस फोर्स उस पॉइंट से पास कर रहा है। 60 का टॉर्क सबको क्लियर है, इस पॉइंट से आएगा कुछ, 40 का टॉर्क आएगा, टी का टॉर्क, तो ऑब्वियसली 60 का टॉर्क सिंपल 60 इंटू डिस्टेंस
40 का टॉर्क 40 इंटू डिस्टेंस, टी का टॉर्क टी इंटू डिस्टेंस, नेट ज़ीरो। इस पॉइंट के अबाउट 60 का टॉर्क क्लॉकवाइज, 40 का टॉर्क क्लॉकवाइज और टी का एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्केलर की तरह हम पढ़ सकते हैं, -60 -40 प्लस टी। 60 की डिस्टेंस कितनी है, 120 सेंटीमीटर, तो ये अब 0.6 की डिस्टेंस पर है। 40 वाला आपका यहाँ से 30 था, तो अगर ये 60 है और ये 30 है तो 90 हो गया, तो इसके लिए ये 0.9 लिख सकते हैं। और t 1.2 की डिस्टेंस पर है, तो t इंटू 1.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 0.6 प्लस 40 इंटू 0.9। ये वैल्यू बच्चे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 60 इंटू 0.6 कितना हो गया, 36। 40 इंटू 0.9 भी कितना हो गया, 36। ये 72 और t की वैल्यू 1.72 डिवाइड 1.2 से कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। क्लियर। तो टेंशन 60 न्यूटन आ रहा होगा। टेंशन की वैल्यू बच्चे 60 न्यूटन है, तो वर्टिकल फोर्स जो था आपका v प्लस 60 100 था, तो v प्लस 60 100 और v इक्वल टू 40। क्लियर। एक और बहुत अच्छी सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो रॉड आपने बनाई है, ज़रा एक बार इसे देखिए तो सही क्या हुआ। फोर्सेस ज़रा पहचानिए है, v की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 40, यहाँ पे ये 40। रॉड का वेट 60 जो कि सेंटर पे लगेगा। एक वेट आपने बच्चे 40 का और लिया और टेंशन की वैल्यू बच्चे 60। क्लियर। आप ठीक से पहचाने क्या आपको साफ साफ दिख रहा है, नेट फोर्स जीरो है, सब 40-40 बैलेंस, 60-60 बैलेंस। साथ साथ ये जो 40 वाला है और जो 60 वाला है, ये फोर्स कपल बना रहे हैं। मैं फोर्स कपल्स को एक बार साथ में रख देता हूँ। ये 60 का फोर्स कपल दिख रहा है और ये आपका 40 का फोर्स कपल दिख रहा है। सर देखा जाए भाई, नेट टॉर्क जीरो आ रहा है नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ये फोर्स कपल हैं, तो इनके 60 और 60 का डिस्टेंस जो होगा बच्चे, वो रॉड की आधी डिस्टेंस 0.6 और 40 और 40 का जो डिस्टेंस है बच्चे आपस में देखेंगे तो ये 90 आ रहा था, जो कि 0.9 था। तो डेफिनेट से एक फोर्स कपल कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, 36 और दूसरा 36। दोनों का ट्विस्टिंग भी अलग है। आप फील करके देखो, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ो ऐसे और 60 से घुमाओ तो स्टीयरिंग ऐसे घूमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और स्टीयरिंग ऐसे सोचो तो 40 ऐसे घुमाएगा। तो एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की लड़ाई हुई, नेट टॉर्क जीरो। डन। राम बेचारा वेट कर रहा है, मेरे से भी तो सोल्यूशन पूछेंगे। टॉर्क अबाउट सेंटर अगर आप जीरो करोगे तो देखिए अब चॉइस चेंज हुई, सी के अबाउट जीरो करो तो 60 टॉर्क नहीं देगा इस पॉइंट के अबाउट। वर्टिकल फोर्स जो हिंज जॉइंट का था वो टॉर्क देगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा, 0.6 की डिस्टेंस पे। 40 देगा टॉर्क, ये देखिए 40 कितनी डिस्टेंस पर है सर, 30 की डिस्टेंस पर है 0.3। और टी कितनी डिस्टेंस पे है बच्चे, तो टी सेंटर से 0.6 की डिस्टेंस पे, ये ज़ीरो होना चाहिए। अब आप देखिए अगर पॉइंट चेंज किया है तो टॉर्क का सेंस भी शायद चेंज होगा ना, पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो इस पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट वी कितना कैसे टॉर्क देगा, तो अब जस्ट सोचो, सिंपल कॉमन सेंस से सी के अबाउट फिक्स करो और वी से घुमाओ तो ये ऐसे घुमाएगा, तो वी का टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, तो आप इसे माइनस लिख दीजिए। 40 का टॉर्क भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, माइनस लिख दीजिए। और टी का टॉर्क बेटा सेंटर के अबाउट कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, उसकी डिस्टेंस कितनी है, प्लस 0.6, तो प्लस 0.6। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो t माइनस वी इंटू 0.6, है ना, एक साथ रख सकते हैं, और 40 इंटू 0.3 आपके पास 12 आ जाएगा। तो t माइनस वी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0.6, दैट इज़ 20। तो t और v का डिफरेंस 20 है और t और v का सम 100 है, 100 है। ऐड करेंगे तो 2t इक्वल टू 120, t इक्वल टू 60, t इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू 40। क्या हमारे आंसर मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो राम और श्याम ने जो चीज़ पकड़ी, पहली क्वेश्चन फोर्स में तो देखिए पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड इफ फोर्स इज ज़ीरो, इफ फोर्स इज ज़ीरो तो डेफिनेटली नेट टॉर्क भी आपका ज़ीरो ही आएगा। फोर्स ज़ीरो है तो नेट टॉर्क सारे पॉइंट्स के अबाउट सेम आएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क ज़ीरो भी आना चाहिए। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ऐसे देखिए। हाँ, ऑब्वियसली हम नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे कुछ ऐसे भी करेंगे कि भाई मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, तो बात अनबैलेंस होते ही एक्सलेशन क्या आएगी, पर अभी तो सब बैलेंस है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें देखने को मिलता है इस तरीके से। आपने एक यहाँ पे वॉल ली, ओके,
ये आपके पास ज़मीन, इसके बीच में बच्चे आपने एक लैडर रख दिया। डन। क्लियर। ये लैडर आपको बता दी गई यूनिफॉर्म है, सही ये 6 kg की लैडर थी, है ना। और इसके लिए लेंथ बता दिया गया बच्चे, आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया था। आपको यहाँ पे पर्सन एक दिया गया, यहाँ पे इस तरीके से ये वाली जिस वॉल है ये स्मूथ है, और जो लैडर है थोड़ा सा 80 सेंटीमीटर बहुत छोटी लैडर हो जाएगी, इतनी छोटी लैडर होती नहीं है। लैडर बच्चे आपने 3.6 मीटर की लैडर आपने मानी, है ना। और थोड़ा सा इजी रख लो तो 5 मीटर की लैडर रख लीजिए, है ना। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बच्चे 37 डिग्री था। जो ग्राउंड था वो रफ था, और इस लैडर पे जो इसका सेंटर था उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा हुआ था, जिसका अपना वेट कितना था, m prime equal to let's say 30 kg. Clear? The question like this: a ladder is placed between a wall and ground. Ground is rough and wall is smooth, and ladder is uniform. Length of the ladder is 5 meter. The mass is uniformly distributed and mass is 6 kg. And a person who is light, जबकि ऐसा इलेक्ट्रिशियन इतना हल्का तो नहीं होगा, पर मान लिया 30 kg का है, and he is standing at 1 meter from the midpoint. Find, simple, you have to imagine, find all contact forces and mu minimum for इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर। ये लैडर टिकी रहे, स्लिप ना करे, उसके लिए बताइए क्या होना चाहिए। ठीक, तो आपने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन तो भाई स्टार्ट किया जाए। एक बार सबके दिमाग में आ चुकी होगी, ये जो मेरा कॉपी जिस पे हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, उसके हिसाब से अगर चलें तो ये आपका एक्स वाई हुआ, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स वाई, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख दीजिए, एक्स वाई लिख दीजिए ऐसा। फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, तो आपने कहा ठीक है, मैं फोर्सेस को अगर फ्री बॉडी डायग्राम में शो करूंगा, तो यहाँ से बच्चे आपके पास एक नॉर्मल डायरेक्शन आ गया। ये जो लैडर है उसका अपना वेट सेंटर पे 6 kg की लैडर, तो 60 न्यूटन आ गया। पर्सन 30 kg का, तो उसका 300 न्यूटन आ गया। ओके, ऑब्वियसली ये जो पर्सन है, इसका लैडर के साथ इंटरेक्शन जो होगा वो कई फोर्सेस के थ्रू होगा, पर ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा, लैडर ने ही mg को बैलेंस किया होगा, तो लैडर और पर्सन का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो उसका अपना वेट होगा 300। वॉल से कोई फोर्स आएगा, सब वॉल से एक फोर्स आएगा, इसको आपने नॉर्मल डायरेक्शन बोलना था, तो आपने से एन प्राइम लिख दिया। और एक चीज़ और है कि ये लैडर में इस पॉइंट पे टेंडेंसी होगी इस तरफ स्लिप करने की, नो डाउट ये नीचे आना चाहता है, यहाँ से फ्रिक्शन ऑफर नहीं होगा क्योंकि ये वॉल स्मूथ है, ये पीछे जाना चाह रहा है, तो यहाँ से आपके पास एक फ्रिक्शन और आएगा। इसको आप क्या म्यूएन लिख दें क्या, नहीं नहीं, म्यूएन कैसे लिख सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये हमें नहीं क्लियर है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो मुझे यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन नहीं क्लियर है, मुझे यहाँ का फ्रिक्शन नहीं क्लियर है, मुझे यहाँ का एन प्राइम नहीं क्लियर है, और शायद हम सबके मन में एक खुशी होगी कि यार चलो 3 ही अननोन आए हैं, क्योंकि 3 अननोन तो हम उठा सकते थे। तो देखा जाए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। सिस्टम नॉन एक्सलेटेड है, एक्स डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सिग्मा एफ एक्स 0। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं आपके पास अगर देखा जाए, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज होंगे वो आपके पास दो हैं, एक एफ राइट में लग रहा है, एक एन प्राइम लेफ्ट में, तो आप ऐसा बोलेंगे एफ माइनस एन प्राइम इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन जो होगा वो वॉल से लगने वाले नॉर्मल डायरेक्शन के इक्वल ही होगा। क्लियर। सिग्मा एफ वाई की बात की जाए तो वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स 0 होंगे, यस सर। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, एक एन होगा अपवर्ड, एक आपका 60 होगा डाउनवर्ड, एक 300 होगा डाउनवर्ड, ये दोनों वेट नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड जो होगा 360 होगा। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई टॉर्क 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके बाद आप चॉइस ले, क्योंकि हिंज पॉइंट तो है नहीं, है ना। अब हिंज नहीं तो एक काम तो ये सोच सकते हो ना कि भाई ये पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट अगर टॉर्क 0 करेंगे तो एन और एफ तो टॉर्क देंगे नहीं, तो टॉर्क वाली इक्वेशन में दे विल नॉट अपेयर, दे आर देयर बट दे कैन नॉट ट्विस्ट द बॉडी, रोटेट द बॉडी अबाउट दिस पॉइंट। तो फिर एन प्राइम, और एन प्राइम शायद हमारा सॉल्व हो जाए, तो मैं अगर नाम रख दूं इनके ए, ये सेंटर, ये बी, तो टॉर्क अबाउट ए 0 कर दीजिए।
नो डाउट यू हैव चॉइस टॉर्क अबाउट सी ज़ीरो करने का तो भी क्वेश्चन बनेगी, टॉर्क अबाउट बी ज़ीरो करने का तो भी क्वेश्चन बनेगी। चलें भाई आगे देखा जाए, टॉर्क अबाउट ए। भाई दो लोग टॉर्क नहीं देने वाले हैं तो इनकी तो एब्सेंस लगा दें, ये ट्विस्टिंग नहीं देंगे। 60 टॉर्क देगा यहाँ पर। अब 60 कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो 5 मीटर की रॉड दी गई थी तो ऑब्वियसली ये 2.5 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं ये 2.5 है और ये इसका 60 का लाइन ऑफ एक्शन है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिख रही है, ये मैंने बहुत अच्छे से डार्क करी, ये जो दिख रहे कई बार चलाया इसे, ये दिख रहा है, ये 60, ये 2.5 cos 37 होगा। तो 60 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 2.5 cos 37, क्लियर। 300 की जो डिस्टेंस होगी, तो आपको पता है ये 2.5 है और ये 1 आगे गया आप, तो ये पूरा 3.5 हुआ, 3.5 cos 37, तो ये 3.5 cos 37। और एक टॉर्क इसके अलावा और आएगा एन प्राइम का, तो एन प्राइम की डिस्टेंस कितनी होगी, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एन प्राइम, डन। तो एन प्राइम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो ये यहाँ पे सामने मैच दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, तो ये वाली साइड हो गई। ये टोटल शायद मैंने आपको 5 दिया था, तो ये 5 sin 37 होगा, क्लियर। तो एन प्राइम का जो टॉर्क आएगा एन प्राइम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 sin 37 इक्वल टू 0। अब कौन कौन से टॉर्क बच्चे क्लॉकवाइज आएंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट 60 का टॉर्क क्लॉकवाइज, 100 का टॉर्क क्लॉकवाइज और एन प्राइम का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो टॉर्क आपके माइनस माइनस और प्लस। तो देखा जाए एन प्राइम इंटू 5 sin 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2.5 cos 37, 2.5 इंटू 4/5 एंड 300 इंटू 3.5 इंटू 4/5। आई थिंक हम कुछ अच्छा रिजल्ट शायद निकाल पाए यहाँ से। एन प्राइम 5 sin 37 जो होगा 3/5 आएगा, तो ये आपके पास 3 बचा, तो 3 एन प्राइम इज इक्वल टू दिस। तो इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो 60 2.45 इंटू 4 10 डिवाइड बाई 5 2, तो 120 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इंटू 4, ये आपके पास 14 आएगा और 60 300/5 60 आएगा। तो एक वैल्यू आपके पास 120 बनी और दूसरी वैल्यू 60 इंटू 4 से आपके 840 आ गए। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालेंगे तो 960 डिवाइड बाय 3 जो कि 320 आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा बच्चे एन प्राइम ये 320 होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चे 320 है तो फ्रिक्शन भी आपका एन प्राइम के इक्वल था, 320 आया। एक बार फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन को री एनालाइज, जैसे बोलते हैं ना, रीकैप जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने से पहले भाई हुआ क्या जा देखा जाए एक बार। भाई ये बॉडी जो लैडर रखी है उसका बनाना है इक्विलिब्रियम। फ्रिक्शन कितना आया, तो ये आया 320। यहाँ से जो फोर्सेस हैं बच्चे मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर से शो किया, यहाँ से फ्रिक्शन 320 है। सामने जो वॉल आ रही है उससे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो भी 320। तो ये दो फोर्स बैलेंस, इक्विलिब्रियम इन एक्स आ गया। ये जो आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है 360 था। बॉडी का वेट और जो इलेक्ट्रिशियन है, बॉडी का वेट शायद मैंने आपको 60 दिया है और ये 300, क्लियर। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ फोर्स कपल है, एक 320 का फोर्स कपल जो कि बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। वो दो और फोर्स कपल 360 के टुकड़े करो तो एक 300 लिखो, तो 300 का एक फोर्स कपल और एक 60 का फोर्स कपल, ये जो दो फोर्स कपल होंगे बैलेंस होंगे। तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी बॉडी का रोटेशन का डिस्कशन कवर करोगे तो उसमें आपको यहाँ पर कंडीशन ऐसी आएगी। और एक चीज़ और आई कि आपका जो फ्रिक्शन आ रहा है वो 320 है। फ्रिक्शन कितना भी हो जाए आपका म्यू एन से हमेशा कम या उसके इक्वल होता है। हमारे इस क्वेश्चन में बच्चे म्यू की वैल्यू बच्चे हमें सॉल्व करनी है, कितनी होनी चाहिए, 360 आ रहा है, तो अगर सॉल्व किया जाए तो ये टर्म कैंसिल। तो म्यू की वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में 8/9 से बड़ी होनी चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस लैडर म्यू मिनिमम शुड बी 8/9। अगर 8/9 से ज़्यादा है तो आप बचे हुए हैं, अगर 8/9 से कम है तो इस लैडर को बच्चे इस इलेक्ट्रिशियन के साथ या फिर इस कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कशन जो कवर किया वो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट का था। सिंपल सी बात है, जब आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखोगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि इक्विलिब्रियम जो होगा
नो नेट फोर्स नो नेट टॉर्क से आना चाहिए। ऑब्वियसली हम इसमें आगे चल के स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल पे भी जा सकते हैं, पर अभी अगर हम अपने पॉइंट्स को फिक्स रखें यहाँ पर, तो मेन पॉइंट ये है कि आप नेट फोर्स ज़ीरो करिए, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो करने से दो इक्वेशंस आएंगी। राइट इक्वेशन अबाउट ऑफ टॉर्क, टॉर्क से आपको एक थर्ड इक्वेशन और मिलेगी। ऑब्वियसली टॉर्क आप किसी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो कर सकते हैं, पर चूज़ अ पाइवट पॉइंट अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो फिर आप वो पॉइंट पिक करें जिससे मैक्सिमम नोन पास करें, है ना। क्योंकि टॉर्क ज़ीरो होगा तो सबके अबाउट ही ज़ीरो होगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे पॉइंट्स के अबाउट इक्विलिब्रियम में हो गए। ये स्टैटिक्स हुई जो हमने बॉडी की पढ़ी, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डिस्कशन हम कर सकते हैं, तो ये पॉइंट को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। पर ये इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आज कवर किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो, जैसे ये क्वेश्चन था अभी अगर मैं बात करूं, ये रोप वाला क्वेश्चन आपने किया था ना, ये आप कट कर दीजिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, से स्लिप कर जाए तो अल्फा आ जाएगा। वो पॉइंट्स भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।